ये दौर है ग्लोबलाइजेशन का, यानी कि किसी देश में अगर कुछ होगा तो इसका इंपैक्ट कई और देशों पे भी पड़ सकता है या पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे कोविड-19, एग्जाम्पल के तौर पे रशिया यूक्रेन वॉर। दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी यानी कि जर्मनी मंदी में आ गई है, यानी कि रिसेशन। अब दूर देश जर्मनी रिसेशन में आया है, उसका नेगेटिव इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे कैसे पड़ रहा है। हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ पीसेस प्लेटफॉर्म। और आज हम यही डिस्कस करेंगे कि दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी यानी जर्मनी क्यों रिसेशन में गई और रिसेशन में जाने से उसका नेगेटिव इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे कैसे पड़ेगा। ये आज क्रिस्टल क्लियर चीजें आपकी इस वीडियो में मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आप सबको पता होगा कि अगर हम जर्मनी की बात करें, आप लोग ने सुन लिया होगा कि जर्मनी रिसेशन में आ गया। रिसेशन मतलब क्या होता है? रिसेशन यानी कि मंदी, यानी कि अगर दो क्वार्टर्स जो है, ठीक है, 2 क्वार्टर्स अगर लगातार नेगेटिव ग्रोथ, ठीक है, नेगेटिव ग्रोथ अगर रिकॉर्ड की जाएगी, नेगेटिव ग्रोथ रिकॉर्ड की जाएगी, तो इसका मतलब यह माना जाता है कि वो देश रिसेशन में चला गया है, वो देश रिसेशन में चला गया है। और नेगेटिव ग्रोथ का मतलब यह नहीं है कि -1 -2। सपोज करो कि लास्ट क्वार्टर में, ठीक है, 2021 के क्वार्टर में ग्रोथ शायद 8% हुई हो या 7% हुई हो। 2022 के सेम क्वार्टर में ये ग्रोथ अगर इससे कम हो रही है तो वो नेगेटिव ग्रोथ कहा जाएगा। वो शायद 0.5 हो सकता है, 1% हो सकता है या कैसा भी। तो नेगेटिव ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि -2 -3 इकोनॉमी कम हो रही है, वो मतलब नहीं होता है। नेगेटिव ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जिस क्वार्टर में कंपेयर किया जा रहा है, जिन दो क्वार्टर्स में कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, जिस भी ईयर से, उसके कंपेयर में जो ग्रोथ है वो कम आई है। अगर 2021 के सेम क्वार्टर में 8%, तो 8% रिकॉर्ड की गई थी, तो शायद 2022 के वही क्वार्टर में आपकी 7% या 6% होगी, तो उस वजह से उसे नेगेटिव ग्रोथ कहा जाता है। तो अगर हम जर्मनी की बात करें, ठीक है, ये दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, ये आपकी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। भारत का क्या नंबर है इकोनॉमी के टर्म्स में, आपको कमेंट करके बताना है। आसान सा क्वेश्चन है पर तब भी, ठीक है, मैं आपको एक टास्क दे दे रहा हूं, आपको बताना है कि टॉप 5 इकोनॉमी, ठीक है, टॉप 5 इकोनॉमी कौन सी है। चौथी तो मैंने आपको बता दी जर्मनी, 1st, 2nd, 3rd और 5th पे कौन है, ये आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। अब जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर, सॉरी, इकोनॉमिक, जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर है या इकोनॉमी मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये ब्लेम दिया है कि ये रिसेशन क्यों है। भाई पूछा जाएगा, अगर इतना बड़ा देश है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट देश है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और अगर वो रिसेशन में आएगा तो ऑब्वियसली बात है सवाल जवाब होंगे। और उनसे जब पूछा गया, जो जर्मनी के इकोनॉमी मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा, उन्होंने सीधे ब्लेम डाल दिया कि जो रशिया पे गैस की डिपेंडेंसी है, जर्मनी क्या है, जर्मनी जो है वो डिपेंडेंट है रशिया पर। किस पे डिपेंडेंट है? रशिया पे डिपेंडेंट है फॉर गैस, ठीक है, फॉर इट्स एनर्जी, फॉर इट्स एनर्जी। अब रशिया पे क्या लगा हुआ है? रशिया पे सैंक्शन लगा हुआ है। अब जब सैंक्शन लगा है तो इस वजह से जर्मनी जो है अपने गैस जो है, जो अपनी एनर्जी नीड्स है, वो रशिया से बहुत ज्यादा नहीं ले रहा है। इस वजह से इनका यह कहना है, जो इकोनॉमी मिनिस्टर है जर्मनी के, उनका यह कहना है कि रशिया पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद बहुत ज्यादा सैंक्शंस जो है वो जर्मनी पे इंपोज किए गए। इस वजह से जर्मनी जो है, एक तो पहले कोविड-19 की मार झेल रहा था, उसके बाद इस वॉर के बाद से डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हाई है रशिया पे। अब गैस और एनर्जी नीड्स जो है वो रशिया से नहीं इंपोर्ट की जा रही है। इस वजह से जर्मनी जो है वो आपका मंदी में चला गया है, रिसेशन में चला गया। और उन्होंने बोला है कि हर एक पॉलिसी पे काम किया जा रहा है कि कैसे वापस से जर्मनी को वापस ट्रैक पे लाया जा सकता है। सवाल ये उठता है कि दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी एक रिसेशन में कैसे चली गई? मतलब क्या कुछ तो रीजन होगा ना, ऐसे तो नहीं चली गई होगी। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब सिंपल भाषा में चीजों के दाम बढ़ जाना, ठीक है, जो गुड्स हैं उनकी प्राइस बढ़ जाना, इसको कहते हैं इन्फ्लेशन, सीधी भाषा में। अब इन्फ्लेशन क्यों हुआ? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 से क्या हुआ कि जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है, हालांकि इसका इंपैक्ट जो है वो सभी देशों पे देखा गया है इंक्लूडिंग इंडिया, पर वेस्टर्न कंट्रीज की इकोनॉमी पे ज्यादा इसका इंपैक्ट पड़ा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो कोविड-19। अब कोविड-19 के बाद से, ठीक है, जब कोविड-19 थोड़ा सा पैंडेमिक डाउन हुआ, तो कोविड-19 से क्या हुआ कि यूएसए की इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करी, बहुत ज्यादा इंपैक्टेड हुई। इसी वजह से यूएसए में इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई हुआ था,
इस वजह से यूएसए ने, ठीक है, यूएसए को इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूएसए की जो फेडरल बैंक है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसे बढ़ा दिया, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसे बढ़ा दिया। तो इस वजह से जो इन्फ्लेशन है, जो आप देख रहे होगे ना कि इन्फ्लेशन भारत में भी है, ऑल ओवर वर्ल्ड है, उसका एक इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि भाई जो फेडरल बैंक है यूएसए का उसने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दी। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है डॉलर की थोड़ी सी कमी होगी, ठीक है, और जब कमी होगी सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो इस वजह से प्राइसेस जो है वो बढ़ सकते हैं या बढ़ते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट रीजन कोविड-19 से इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का क्या रीजन है? इन्फ्लेशन का रीजन ये है कि यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने अपने रेट्स को बहुत ज्यादा हाई किए ताकि अपने देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। इसका इंपैक्ट जो है वो और देशों पर भी पड़ा है इन्फ्लेशन के मामले में, इंक्लूडिंग इंडिया, और जर्मनी पे थोड़ा ज्यादा पड़ा है। तो एक रीजन तो हो गया इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन किस वजह से? कोविड इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। सेकेंड रीजन है परसिस्टेंट एनर्जी क्राइसिस। अब ये समझो क्या है। रशिया यूक्रेन वॉर से पहले, रशिया यूक्रेन वॉर से पहले जो यूरोप है, ठीक है, चाहे वो फ्रांस की बात कर लो, जर्मनी की बात कर लो, जितने भी इंपॉर्टेंट देश है यूरोप में, वो एनर्जी के लिए डिपेंडेंट है। वो एनर्जी के लिए, गैस के लिए किस पर डिपेंडेंट है? भैया रशिया पर डिपेंडेंट है। भैया रशिया पर डिपेंडेंट है। अब जब रशिया पे बहुत ज्यादा सैंक्शंस लग गए हैं तो जर्मनी ने अपनी एनर्जी नीड्स रशिया पे कम करने का प्लान बनाया। अपनी एनर्जी नीड्स रशिया पे कम करने का प्लान बनाया। पर भाई अगर इतने सालों से आपकी अगर डिपेंडेंसी है किसी देश पे तो आप रातों रात तो डिपेंडेंसी नहीं खत्म कर सकते हो। यही जर्मनी के साथ भी हुआ। डिपेंडेंसी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाई। एनर्जी क्राइसिस होने की वजह से दाम बढ़ने लग गए, प्रॉब्लम आने लग गई। एक तो इन्फ्लेशन हो गया, साथ ही साथ ये आपका जो एनर्जी क्राइसिस है, ये दोनों का नेगेटिव इंपैक्ट हुआ और जो जर्मनी है वो आपका रिसेशन में चला गया। तो दो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। एक तो है इनका इन्फ्लेशन दैट इज इंड्यूस्ड बाय कोविड-19 एंड द सेकंड रीजन इज परसिस्टेंट एनर्जी क्राइसिस। ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर, ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर एज टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन रशिया। जर्मनी का ये था कि भाई हमें रशिया पे अपनी डिपेंडेंसी फॉर एनर्जी रिड्यूस करनी है। अब वो चीजें, उसको डिपेंडेंसी को खत्म करने में समय लगेगा, तो अचानक से चीजें होंगी नहीं। और जब आप एकाएक थोड़े से अपने इंपोर्ट्स जो एनर्जी है वो आप कम करोगे रशिया से, तो ऑब्वियस बात है उसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट रीजन है। अब ऐसा नहीं कि यूरोप ने पूरी तरीके से रशिया से गैसेस या जो एनर्जी है उसका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से आप हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, ठीक है, एस जयशंकर साहब, उन्होंने कई बार बोला है कि अगर आप ये ब्लेम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ये ब्लेम कर रहे हो कि इंडिया, ठीक है, इंडिया जो है वो डिस्काउंटेड ऑयल ले रहा है, इंडिया जो है वो डिस्काउंटेड ऑयल ले रहा है रशिया से, तो क्या यूरोप नहीं, तो क्या यूरोप अपनी एनर्जी नीड्स रशिया से नहीं ले रहा है? ठीक है, रशिया से नहीं ले रहा है। अगर वेस्टर्न नेशंस ये कह रही हैं कि इंडिया अगर डिस्काउंटेड ऑयल परचेस कर रहा है रशिया से और कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया को फाइनेंस कर रहा है, तो क्या वही सेम चीज वेस्टर्न कंट्रीज नहीं कर रही हैं, इंक्लूडिंग जर्मनी एंड फ्रांस? क्या वो अपनी एनर्जी नीड्स रशिया से खत्म कर चुकी है? नहीं कर चुकी है। इनफैक्ट जितना डिस्काउंटेड ऑयल इंडिया परचेस कर रहा है जर्मनी से, रशिया से, उसके कंपेयर में जो वेस्टर्न नेशंस हैं, स्पेशली यूरोप, उनका डिपेंडेंसी कई ज्यादा है, ठीक है, कई टाइम्स ज्यादा है। तो इसी वजह से ये हिपोक्रेसी रहती है वेस्टर्न नेशंस की, ठीक है, और ये हिपोक्रेसी इनटू 100 रहती है। पर ठीक है, इनको हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है उन्होंने यूरोप में सारी बातें कही और ये चीजें, उनका बयान काफी ज्यादा फेमस भी हुआ था। तो इसी वजह से, इन दो इंपॉर्टेंट रीजंस की वजह से जो जर्मनी है वो वर्स्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी बना आपका G7 नेशंस में। एक तो टास्क मैंने आपको दिया कि 1 2 5 1 2 3 5 ये इन पांचों पे कौन आपकी इकोनॉमीज है। साथ ही साथ आपको एक और टास्क दे रहा हूं कि आपको G7 नेशंस, ठीक है, ये G7 की जो ग्रुपिंग है उसमें कितने देश हैं ये भी आपको कमेंट पे बताना है। कमेंट में इसलिए सारे टास्क देता हूं ताकि थोड़ी सी इंगेजमेंट बनी रहे और आप लोग भी जो चीजें मैं बता रहा हूं उसके अलावा भी थोड़ी चीज खुद से भी सर्च कर लो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी। कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मैं आपको क्रिस्टल क्लियर सारे इकोनॉमिक्स जो है वो समझा दूं, बता दूं, जो भी इकोनॉमिक्स नहीं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझा दूं। बट कुछ चीजें रह जाती, कुछ चीजें डाउट रहता है। आप अपने डाउट जो है कमेंट पूछ सकते हो, पर आप खुद से भी सर्च करोगे, रिसर्च करोगे तो वो
आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बेहतर होगी। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है साहब, आपने बता दिया कि जर्मनी में रिसेशन है, क्या रीजन है, समझ में आ गया। अब इसका इंपैक्ट भैया इंडियन इकोनॉमी पे क्यों आ रहा है? तो दूर देश है जर्मनी, ठीक है, उससे क्या मतलब हमें? मतलब है, देखो अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो एक्सपोर्ट्स, ठीक है, इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ठीक ठाक प्रेजेंस अपना जर्मनी के मार्केट में बनाते हैं। कौन कौन से सेक्टर? चाहे वो आपका हो जाए अपैरल्स, ठीक है, अपैरल्स, फिर आपका फुटवेयर हो जाए, फिर आपका लेदर गुड्स हो जाए, ये यूरोपियन यूनियन का, ठीक है, ठीक है। अगर हम जर्मनी की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बनाते हैं। एग्जांपल के तौर पे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जो इंडिया का एक्सपोर्ट है जर्मनी, वो कितना था? 10.2 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। ये बहुत ज्यादा भी नहीं है पर बहुत ज्यादा कम भी नहीं है। और ऐसा नहीं कि किसी एक ही सेक्टर के एक्सपोर्ट जो जर्मनी पे जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के जा रहे हैं, चाहे आपके गारमेंट्स के हो गए, अपैरल्स के हो गए, फुटवियर के हो गए, लेदर गुड्स के हो गए। तो इस वजह से इन सारे सेक्टर्स को आप कंबाइन करोगे, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को कंबाइन करोगे, then you'll reach a number and that number is 10.2 billion dollars in the financial year 2022 to 2023। अब अगर जर्मनी में रिसेशन है, ठीक है, अब अगर जर्मनी में रिसेशन है, यानी कि जर्मनी के लोगों के पास भाई ऑब्वियस सी बात है पैसे बहुत ज्यादा नहीं होंगे अगर रिसेशन है, ठीक है, पैसे बहुत ज्यादा नहीं है। अब जब पैसे बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे, ऊपर से इन्फ्लेशन भी है, तो ऑब्वियस सी बात है जो जर्मनी की जनता है भाई वो सिर्फ बेसिक चीजों पे ही ध्यान देगी, ठीक है, सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स को ही पहले तवज्जो देगी, ठीक है, पहली प्रायोरिटी देगी। तो इस वजह से यह माना जा रहा है कि इस साल क्योंकि जर्मनी में रिसेशन आ गया है, मंदी में आ गया है जर्मनी, तो इस वजह से जो एक्सपोर्ट्स हैं भारत के, जो एक्सपोर्ट्स भारत के जर्मनी जाते हैं उसमें भी डिक्रीज देखा जाएगा, उसमें भी डिक्लाइन देखा जाएगा। और वो डिक्लाइन है आपका, एटलीस्ट ये देखा जा रहा है, ये कंक्लूड किया जा रहा है, बहुत से जो इकोनॉमिस्ट उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि $2 बिलियन, ठीक है, $2 बिलियन, चाहे वो $2 बिलियन, ये जो है इतना अमाउंट जो है कम से कम रिड्यूस हो सकता है या इसमें गिरावट देखी जाएगी जो भारत के एक्सपोर्ट्स जर्मनी में जा रहे हैं, चाहे वो स्मार्टफोन की बात हो जाए, चाहे वो अपैरल्स की बात हो जाए, चाहे वो फुटवियर हो, चाहे वो लेदर गुड्स हो। तो इस वजह से जो एक एक्सपोर्ट की डेस्टिनेशन है, भारतीय इंडियन एक्सपोर्ट की एक अच्छी खासी डेस्टिनेशन है जर्मनी, क्योंकि जर्मनी में रिसेशन आ गया है, क्योंकि जर्मनी के लोगों के पास उतने ज्यादा पैसे नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी जो प्रायोरिटी रहेगी वो बेसिक नीड्स पे रहेगी। तो पहले अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करेंगे, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा मनी कुछ बचेगा तो शायद ये सारी चीजों पे फोकस जाएगा, क्योंकि वहां पे इतना इश्यूज है। तो इस वजह से इंडियन एक्सपोर्ट जो है उसमें गिरावट प्रिडिक्ट की गई है। अब आप पूछेंगे अच्छा कौन कौन से एक्सपोर्ट्स जो है वो जर्मनी में जाते हैं, मतलब हमने तो नहीं ज्यादा सुना। अब ठीक है, अब आपको बताता हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट जाते हैं। और मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक दो सेक्टर्स के एक्सपोर्ट्स नहीं होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आपके जर्मनी में होते हैं इंडिया के द्वारा। कौन कौन से हैं भाई? मशीनरी, ठीक है, मशीनरी गुड्स वो आपका $1.5 बिलियन बनाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स ये आपका $1.2 बिलियन बनाती है, ठीक है। फिर आपका स्मार्टफोन्स, ठीक है, स्मार्टफोन्स आपका $458 मिलियन का एक्सपोर्ट बनाता है। फिर आपका अपैरल्स ये आपका $990 मिलियन बनाती है। फिर आपके ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए, फुटवियर हो गए, लेदर गुड्स हो गए, फिर आपके आर्टिकल्स ऑफ आयरन एंड स्टील हो गए, ऑटो कंपोनेंट्स हो गए। तो ये बहुत सी चीजें, ठीक है, बहुत सी चीजें जो हैं वो भारत एक्सपोर्ट करता है, वो भारत एक्सपोर्ट करता है जर्मनी को, ठीक है, इंडिया एक्सपोर्ट करता है जर्मनी को। तो अगर जर्मनी में रिसेशन है तो ऑब्वियस सी बात है इन सभी चीजों के जो एक्सपोर्ट हैं, बीट मशीनरी, बीट इलेक्ट्रॉनिक्स, बीट स्मार्टफोन्स, बीट आपका ऑर्गेनिक केमिकल्स और आयरन स्टील, इनके एक्सपोर्ट्स पे भी कमी देखी जाएगी। और अगर इसके एक्सपोर्ट्स पे कमी होगी तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन इकोनॉमी पे भी उसका इंपैक्ट पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे तो पैसे ज्यादा आएंगे, अब एक्सपोर्ट्स कम होंगे तो पैसे ज्यादा आएंगे, खर्चे वही हैं, एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी पे नेगेटिव ही जाएगा। तो इस वजह से ग्लोबलाइजेशन के दौर पे, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के दौर में ये मत सोचा करिए कि अगर कोई देश में कुछ एक्टिविटीज हो रही तो उसका इंपैक्ट शायद किसी और देश पे ना पड़े। कोविड-19, रशिया यूक्रेन वॉर और अब जर्मनी का रिसेशन में जाना, ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं।
तो अगर कोई भी देश में कोई प्रॉब्लम हो रही, इवन पाकिस्तान, ठीक है, फॉर सेक अगर पाकिस्तान में भी सिविल वॉर होता है या उसका बाल्कनाइजेशन होता है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया पे आएगा, क्योंकि रेफ्यूजी क्राइसिस जो है वो आपके एलओसी में आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पाकिस्तान में सिविल वॉर आ जाएगा या पाकिस्तान में सिविल वॉर हो जाएगा तो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसका क्या होगा? क्या वो, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहां पे बहुत ज्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो क्या अगर उनके हाथ में चला जाएगा, ठीक है, अगर किसी गलत हाथों में ये न्यूक्लियर वेपन्स चला जाएगा तो उसका मिसयूज किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा सरदर्दी ये है भारत के लिए और वेस्टर्न नेशंस के लिए भी कि अगर पाकिस्तान में सिविल वॉर होता है तो उनके न्यूक्लियर वेपन्स, उनके न्यूक्लियर मिसाइल्स को किस तरीके से वहां से निकाला जा सकता है, इसका एक कंटिजेंसी प्लान जो है, इस पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी वजह से ग्लोबलाइजेशन के एरा में किसी कंट्री में कुछ भी हो रहा है तो इसका इंपैक्ट जो है वो दूसरे देशों पे भी देखा जा सकता है, देखा जा रहा है और देखा जाएगा फ्यूचर में। तो ये थी पूरी स्टोरी आपकी, ठीक है, पूरी कहानी जर्मनी में रिसेशन क्यों आया, ठीक है, जर्मनी में रिसेशन आने से नेगेटिव इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे कैसे आ रहा है, इंडियन एक्सपोर्ट्स पे कैसे आ रहा है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। कोई डाउट रहेगा तो आप अपने डाउट्स कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।